अस्सलामुअलैकुम जी, आप सबको मेरी तरफ से, मेरी टीम आखिर क्यों की तरफ से और सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। सिटी 42 की आज सालगिरह भी है जी, आप सब की तरफ से हमें सालगिरह भी मुबारक। और ख्वाब से ताबीर तक का सफ़र और उसकी अलामत आज मेरे अकब में मौजूद है, आपको दिखाई दे रही होगी जी। हमारे इस खूबसूरत से मुल्क को पाने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं जी, और उन कुर्बानियों की याद आज भी आपके मेरे हम सब के दिलों में ज़िंदा है जी। और वो निशानियाँ जो उनकी कुर्बानियों की निशानियाँ थीं, आज भी हमने अपने पाकिस्तान में महफूज कर रखी हैं। कौन कौन सी निशानियाँ आज हमारे पाकिस्तान में और ख़ुसूसन इस लाहौर में मौजूद हैं, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अगर आप कभी ग्रेटर इकबाल पार्क आए हो तो ग्रेटर इकबाल पार्क में एक नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम भी मौजूद है, जो कि मेरे अकब में आपको दिखाई दे रहा है। ये नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम पाकिस्तान का फर्स्ट डिजिटल म्यूज़ियम होने का भी क्लेम करता था जी ये। और इस नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम में आपको पाकिस्तान की तारीख़ से रिलेटेड अलिफ से लेके बड़ी ये तक, यानी कि ए से लेके जी तक हर चीज़ यहाँ पे मौजूद दिखाई देती है जी। अगर आप कभी भी ग्रेटर इकबाल पार्क आए हैं या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड हैं और आपको हिस्ट्री पसंद है तो नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम एक दफ़ा ज़रूर विज़िट कीजिएगा, जो कि PHA और कैप की कोलैबोरेशन से बना हुआ है और इसको हमारी गवर्नमेंट ही एक किस्म का रन कर रही है। बहुत अच्छा शानदार सा इनिशिएटिव है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करूँ, आप सबको भी दिखाऊँ। तो आज का दिन 14 अगस्त का दिन, हमारा आज़ादी का दिन, इंडिपेंडेंस का डे जो है हमारा, वो आज हम इस नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम में गुजारेंगे। आप सबको दिखाएंगे कि इस नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम में आप सबके देखने के लिए क्या क्या कुछ मौजूद है। और अंदर एंटर होते साथ सबसे पहले आपको जी ये इन्फॉर्मेशन डेस्क मिलता है, जहाँ से आपको टिकट परचेज़ करनी है इसकी। और अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे सर ये बताइएगा पर पर्सन टिकट कितनी है, बच्चों की टिकट कितनी होती है और क्या प्रोसीजर है म्यूज़ियम विजिट करने का? हमारे पास बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज की टिकट होती है। सबसे पहले जो चिल्ड्रन कैटेगरी है, ठीक है, उसकी टिकट प्राइस है 30 रुपीज़। ठीक है। उसके हमारे पास एक एज लिमिट होती है, 4 साल से लेके 15 साल तक हम ऑफर करते हैं चिल्ड्रन को। जो 15 साल से अबव एजेस के होते हैं वो अडल्ट कैटेगरी में कंसिडर होते हैं और उनकी टिकट प्राइस होती है 80 रुपये। ओके जी। इसके अलावा हमारे पास एक और कैटेगरी होती है एल्डरलीज कैटेगरी, ठीक है, कि बुजुर्ग हमारे जो 60 साल से अबव है, ठीक है, उनके भी हम 30 रुपीज़ चार्ज करते हैं। ये म्यूजियम एंट्रेंस टिकट है। हमारे पास जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं, विजिट करते हैं, उनके भी हमारे पास एक टिकट सिस्टम है। 500 पाकिस्तानी रुपये में हम उन्हें चार्ज करते हैं। ओके, मतलब फॉरेनर्स के लिए ज़्यादा है सिर्फ। और इस टिकट के अंदर सब कुछ मौजूद है, पूरा म्यूजियम मौजूद है? जी बिल्कुल, एंट्रेंस गेट से लेके एग्जिट गेट तक इसमें इंक्लूड है। लेकिन हमारे पास म्यूजियम के अंदर 2 स्पेशल एग्जिबिट्स भी मौजूद हैं। ठीक है। एक में हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं 4 to 5 मिनट्स की, उसका नाम है जर्नी टू पाकिस्तान। ठीक है, VR वीडियो। उसकी अलग टिकट परचेज करते हैं, वो सबके लिए सेम है, लेकिन उसमें एक एज लिमिट है कि 14 एज से 14 साल की उम्र से स्टार्ट करते हैं, जो बच्चों के लिए नहीं है। जो बच्चों के लिए, यानी कि जो बच्चा 13 साल का है और उससे वो नहीं देख सकता, ठीक है, पॉलिसी है। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक है कैमरा फ्रॉम द पास्ट, उसमें एक मेमोरी रिफ्रेश के तौर पे पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म के साथ एक तस्वीर बनाते हैं। उसके अलग चार्जेस हैं 100 पर पर्सन, वेदर वो बच्चा है या बड़ा है या बुजुर्ग है या फॉरेनर, उसकी। ओके, ज़बरदस्त। ये आपने जी देख लिया किसके लिए कितनी टिकट है और विजिट करने के क्या सिचुएशंस हैं। अब आपको म्यूज़ियम भी दिखाते हैं जी, म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और किन किन चीज़ों की बात हो रही थी, और हमने आज पाकिस्तान और हमारे इन बुज़ुर्गों की निशानियों को किस कदर महफूज रखा हुआ है, दिखाते हैं आपको चल के। अच्छा, सबसे पहले अंदर एंटर होते साथ ही आपको नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम की थोड़ी सी हिस्ट्री बताई जाती है। ये नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम है क्या, कैप क्या है, कैप इसके साथ क्या करता है, सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान। ये म्यूज़ियम बेसिकली तमाम शहरी, आपके मेरे हमारे जितने भी ओल्ड सिटीजन्स थे, पुराने शहरी थे, उन्हीं की चीज़ों को इकट्ठा करके या उन्हीं की चीज़ों को रिस्टोर करके बनाया गया है, जिससे हमारी 1940 से लेकर 1960 तक की यादें ताज़ा होती हैं। मज़ीद इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ यहाँ पे एक गाइड मौजूद हैं, तलहा इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तलहा, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? कैसे हैं तलहा आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये पकड़ लें ऐसी। हाँ तलहा, मुझे ये बताएं, ये सबसे पहले ये सेक्शन क्या है जी? मेरे ख्याल से ग्रैंड मास सेक्शन इसको कहते हैं, ये है क्या, इसका मकसद क्या है? ग्रैंड मास सेक्शन इसको कहते हैं कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से स्टोरी सुनते हैं अबाउट पार्टीशन। ठीक है। कि जब लोग 1947 में हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे थे तो किस तरह से उन लोगों ने वो सफ़र किया। ठीक है। तो उसकी याद के लिए ये सेक्शन हमने बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप जितनी तस्वीरें देख रहे हैं ये उन्हीं लोगों ने डोनेट की हैं इस म्यूज़ियम के अंदर, शहरियों की शहरियों की। इसलिए अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं इनकी कैप्शंस मौजूद नहीं। अच्छा तलब, थोड़ा सा माइक, ये सब जो है कम है,
अंदर आएगी नहीं। हाँ। ये सब जो है आम शहरी हैं, ठीक है, आपके भी बड़े बावजदाद जो है पाकिस्तान की तरफ हिजरत करके आ रहे होंगे, इसी तरह से ये उन्हीं लोगों की दी हुई चीज़, उन्हीं लोगों की दी हुई चीज़ें हैं। मैं जब बिल्कुल छोटा सा था, गालिबन 4-5 साल का, तो मेरे घर पे बिल्कुल इस तरह का एक लैंप हुआ करता था। जी जी। और ये वाकई एक नॉस्टैल्जिक सी वाइब है। और मैं तो, हम लोग तो थोड़े से ओल्ड स्कूल थे, तो हमारे घर इतनी देर तक ये लैंप रह गया नहीं, तो मेरे ख्याल से मेरी पैदाइश से पहले तक 80s में ही ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी। एडवांसमेंट की तरफ पाकिस्तान आ चुका था। 1940 से लेकर 1960 तक की यहाँ पे हर चीज़ हमने महफूज रखी है। और ये यहाँ पे प्रिजर्विंग हिस्ट्री एक सेक्शन आता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा तला हमें बताइएगा। प्रिजर्विंग हिस्ट्री, तरीका तहफ़्फ़ुज़, हम यहाँ पे सिटीज़न आर्काइव ऑफ पाकिस्तान का काम बता रहे हैं। ठीक है। एक तो इनका काम है ओरल हिस्ट्री को सेव करना, ठीक है, सेव करना, प्रिजर्व करना, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि कुछ पुराने स्टैम्प्स हो गई, फिर इसके अलावा लेटर्स हो गए, पासपोर्ट्स, चेक बुक्स हैं, इसके अलावा बिल्कुल ओरिजिनल यहाँ पे इसको प्रिजर्व करके डिस्प्ले किया गया। जैसे कि यहाँ पे एक लेटर है जो स्पेशली, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये डॉक्टर बच्चन, अमिताभ बच्चन के फादर का लिखा हुआ लेटर है। 1959 के अंदर उन्होंने अपने फ्रेंड को ये लिखा था लेटर। ठीक है जी, ये यहाँ डिस्प्ले किया गया। एहसन साहब इधर आइएगा जी ज़रा। एहसन अस्करी हमारे बहुत अच्छे कैमरामैन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर बच्चन, अमिताभ बच्चन के वालिद की तरफ से मिस्टर खान को भेजा गया पोस्ट कार्ड जी। ये, और यहाँ पे जितनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं ये 100% ओरिजिनल हैं और अपनी ओरिजिनल हालात में ही मौजूद हैं, और इनको प्रिजर्व किया है जी इस नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम में। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा है कि अगर आप एक हिस्टोरियन हैं, हिस्ट्री लवर हैं, तो आपके लिए ये मस्ट टू विजिट प्लेस है जी, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम। अच्छा, और ये सिटीजन्स की तस्वीर है जी, सिटीजन्स लोगों ने ही डोनेट की इस म्यूजियम के अंदर, वो डिस्प्ले किया गया है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद एहसन इस तरफ आ जाए जी आप जरा प्लीज़। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको, मुझे, हम सबको पता है जी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था, और ये उनका मोनो ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अगर आप देखें हमारी जो टाइमलाइन है वो 1940 से लेकर 1960। ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को इसलिए रखा गया है कि हमें पता लगे हमने आज़ादी किन लोगों से हासिल की थी। एग्जैक्टली। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि तिजारत की गर्ज से बरसगीर के अंदर दाखिल होती है। ठीक है। और उन्होंने ही पूरे बरसगीर के ऊपर कब्जा किया। बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे हमने उसका एक ओवरव्यू दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसे हमारी यंग जनरेशन के लिए, ताकि उनको पता लगे कि किस तरह से हमने पाकिस्तान को हासिल किया। बिल्कुल ऐसी। और आज कल हमारी जो यंग जनरेशन है, जो हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, जिनको मैं कीबोर्ड वॉरियर्स कहता हूँ जी, हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स जो हैं, इनको ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत अच्छे से पता है। ये रिलेट करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ी उल्टी सीधी चीज़ों से। खैर, यहाँ पे हिस्ट्री भी लिखी हुई है जी, 1608 के अंदर जो है ये तो 1600 से लिखी है, 1600 से में मलिका एलिज़ाबेथ ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर, शाही फरमान अता किया था। और वहाँ से लेके नीचे पूरी तारीख ईस्ट इंडिया कंपनी की लिखी हुई है। उसी से थोड़ा सा आप आगे आते हैं तो इस तरफ आपको ये कंपनी राज के बारे में, इसी तरह से जंगे आज़ादी 1857। ठीक है, सारी तारीख इसी तरह यहाँ पे बताई गई है जी। आगे हम आते हैं तो ईस्ट इंडिया ये कंपनी राज की सारी तारीख शुरू से एंड तक सारी बताई हुई है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बड़ी शानदार सी दिखाते हैं, तला भी इस बारे में आपको बता देंगे। और थोड़ा सा जितनी मुझे समझ आई है, चूँकि मैं एक हिस्ट्री लवर हूँ और एक दफ़ा मैं पहले भी विजिट कर चुका हूँ। आपके साथ अगर ऐसे बुजुर्ग हैं या ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने के शौकीन नहीं है या पढ़ नहीं सकते हैं, उनके लिए आसान ये डिजिटल चीज़ है जी। यानी कि डिजिटली आप यहाँ से इसको प्ले करेंगे वीडियो को। ऐसा इस तरफ आइएगा थोड़ा सा, अगर किसी तरह आप ये स्क्रीन दिखा सकते हैं बगैर रिफ्लेक्शन के, दिखाइएगा जी। ये वीडियो प्ले हो गई जी, और आप अपनी आसानी से प्ले करेंगे जी ये। और मैं ये माइक की पर रखता हूँ, आपको आवाज़ है प्रॉपर सारी वीडियो आपको इसमें दिखाई देगी। सारी वीडियो एक एनिमेटेड वीडियो, बड़ी खूबसूरत सी बनाई हुई। मैं पर्सनली शौकीन हूँ इस तरह की हिस्ट्री का, इस तरह की वीडियोस का, आप भी होंगे शायद। ये सारा तरीकाकार बताया गया होगा, कंपनी राज किस तरह से शुरू हुआ था। ऐसी तरह मैं गलत तो नहीं कह रहा, कंपनी के बारे में बताया गया, क्योंकि ये जो म्यूजियम है डिजिटली इंटरेक्टिव है। ठीक है, इसलिए लोग जो है पढ़ने से ज़्यादा जो है इन चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से बरसगीर के अंदर दाखिल है। ठीक है, उसके बारे में उसका पूरा ओवरव्यू यहाँ इस स्क्रीन के अंदर दिया गया। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया जी, ये फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम भी इसे कहा जाता है, और इसी वजह से कहा जाता है कि डिजिटली आपको हर चीज़ दिखाई जाएगी। तो आपके घर मेरे ख्याल से अगर तो
टेलीविज़न के और डिजिटल वर्ल्ड के शौकीन बच्चे हैं या बुजुर्ग मौजूद हैं जो इस तरह की चीज़ों के शौकीन हैं, तो आप उनको इजीली यहाँ पे ला सकते हैं। खैर, तला से इजाज़त चाहेंगे। तला, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। तला ने हमें थोड़ी सी शुरुआत की ब्रीफिंग दी है जी। बाकी आगे हम आपको मज़ीद दिखाते हैं और अगले सेक्शंस में जाके अगले गाइड्स जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। आगे आते हैं तो कंपनी राज की पूरी डिटेल के बाद ये हमारा पुराना हिंदुस्तान का जो मैप है वो पूरा मैप देखने के बाद, जब पाकिस्तान इंडिया एक हुआ करते थे, इसको हिंदुस्तान कहा जाता था, वो सारा मैप देखने के बाद आगे मोहम्मद अली जिन्ना हमारे कायद आज़म, जिनको हमने लक़ब दिया था और ये वाकई आज़म कायद थे हमारे, इनके बारे में सारी हिस्ट्री है। फिर सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में एक खूबसूरत सी, ये भी मेरे ख्याल से कोई ओरिजिनल एंटीक पीस रखा हुआ है इन्होंने, वो हिस्ट्री बताने के बाद आगे फिर एक और सेक्शन शुरू होता है। वो सेक्शन क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे आते हैं, नेक्स्ट सेक्शन आता है जी पाकिस्तान टाइमलाइन का। अब इसमें मेरे ख्याल से पाकिस्तान की और हमारी सेपरेशन की जो पूरी तारीख थी, हमारी इंडिपेंडेंस की जो पूरी हिस्ट्री है वो आपको हमें बताई जाएगी। यहाँ पे हमें गाइड करने के लिए शमशेर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं शमशेर? ठीक है, आप खैरियत से? अच्छा शमशेर, हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा पाकिस्तान टाइमलाइन 1940 से लेके जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है ये 1960 तक नजर आ रहा है पूरा घूम के, ये पूरी तारीख इस एक सेक्शन में मौजूद है। जी बिल्कुल, ये बेसिकली हमारा पाकिस्तान टाइमलाइन का सेक्शन है। इसमें आपको 1940 से 1960 तक जो हिस्ट्री के वाक़यात हुए, बिफोर पार्टीशन, प्री पार्टीशन में एंड पोस्ट पार्टीशन, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं 23 मार्च 1940। ठीक है जी, बहुत अहम इंसिडेंट हुआ इसी पार्क के अंदर, ठीक है, ग्रेटर इकबाल पार्क में। इसका ओल्ड नेम था मिंटो पार्क। मिंटो पार्क, ठीक है। यहाँ पे करारदाद लाहौर पेश की गई। ठीक है, करारदाद लाहौर क्या थी? बेसिकली लाहौर रेजोल्यूशन क्या थी कि हमने मुतालबा किया था एक अलहदा रियासत था। तो बेसिकली एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था, इसलिए हमने यहाँ पे मीनार पाकिस्तान में बनाया था। बिल्कुल, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं 1940 से, क्योंकि रियासत का मुतालबा हमने पेश किया। अच्छा सॉरी शमशेर, एक मिनट आपकी बात काट रहा हूँ। ये पिक्चर्स 1940 की तब की ही अखबारात की और ओरिजिनल पिक्चर्स हमने रखी हैं। ओरिजिनल पिक्चर है, उसके साथ हमने डिजिटलाइज भी किया हुआ है। इस तरफ ये जो पर्सनैलिटी है हमारे पास, ठीक है जी, सर जफरुल्लाह खान। जबरदस्त। अब आपको यहाँ पे पिक्चर नजर आ रही है, आपने इसका सबटाइटल जाना है, इसकी डिटेल जाननी है, वो सारी यहाँ मौजूद है। जबरदस्त, वो यहाँ पे मिल जाएंगे। ये डिजिटलाइज म्यूजियम है, जो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं आप उसको डिजिटलाइजेशन में देखते भी हैं। जबरदस्त। उसके बाद 1942 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 1942 में क्रिप्स मिशन आता है यहाँ पे। ठीक है, क्रिप्स मिशन के अलावा हिंदुस्तान छोड़ दो, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होती है। क्विट इंडिया मूवमेंट के रिप्लाई में कायद आज़म रिप्लाई करते हैं डिवाइड एंड क्विट इंडिया, पहले तकसीम करो और उसके बाद हिंदुस्तान छोड़ दो, क्योंकि वो 1940 में एक बात कर चुके थे कि हमने अलग रियासत लेनी है चाहिए। ठीक है, 1943 में बेसिकली कायद आज़म ने एक 6 रुकनी कमेटी बनाई और देन जो कि आगे हम जाते हैं 1944 में, यहाँ पे आपको गांधी और जिन्ना आगे आपको पिक्स नजर आए। बिल्कुल ऐसी है। हालांकि हम जानते हैं जो गांधी थे वो अपने कांग्रेस की पीक पे थे, ठीक है, और जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पीक पे थे। यहाँ पे 1944 में दोनों की पिक्चर अगेटी क्यों बनाई गई है यहाँ पे? इसका बेसिकली पर्पस ये है कि 1944 में गांधी जिन्ना टॉक्स हुई थी। ठीक है, और गांधी जिन्ना टॉक्स बेसिकली गांधी जिन्ना लेटर्स थे, खतूत लिखे गए। ठीक है, वो टोटल 21 लेटर्स थे। ठीक है, हम नेक्स्ट आपको चल के दिखाएंगे वो लेटर्स कौन से थे, क्या वो लेटर्स थे। जबरदस्त। उसके बाद 1945 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, एंड देन वेवल प्लान आया हमारे पास, और इसमें आम इंतखाबात, और इन इंतखाबात में जो मुस्लिम लीग थी वो मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में भारी अक्सरियत से जीत गई। ठीक है, तो एक मैसेज स्प्रेड हुआ पूरे हिंदुस्तान में। वो मैसेज बेसिकली क्या था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात। जबरदस्त जबरदस्त, यानी कि सबसे ज्यादा अक्सरियत इनके पास है और अवाम का मैंडेट, जो आज की हमारी यूथ को मैंडेट वर्ड पता चल गया अब, वो ये था। अच्छा, और हमारे म्यूजियम की एक रवायत भी है कि जो हम ओरल हिस्ट्री पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसको हम डिजिटलाइज देखते हैं। यहाँ तक जो भी वाकयात थे उनको हम स्क्रीन में डिटेल से देख सकते हैं। देख लें। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास बच्चा जानता है 1947, आज का दिन 14 अगस्त 1947, बेसिकली एक आज़ादी की तारीख जो पहले से स्टार्ट हुई, पार्टीशन ऑफ बंगाल, वहाँ से उसकी जो जड़ें हमें मिलती हैं। देन 1940 में हमें दो कौमी नजरिया जो कायद आज़म ने पेश किया, एंड देन वो मूवमेंट स्टार्ट हुई, और यहाँ पर 14 अगस्त 1947 बेसिकली पाकिस्तान बनता है। बच्चा इससे वाकिफ है। जबरदस्त। एंड नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे 1947 में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद होता है, और पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद जो रेडियो पे आपने सुना जी, ऑल इंडिया रेडियो था मेरे ख्याल से गालिबन, उस पर आपको कहा गया था आपको पाकिस्तान मुबारक हो। तो आप सबको भी पाकिस्तान मुबारक हो। अभी हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे। पाकिस्तान आज़ाद हो चुका है, आपने संभाल के रखना है। 1947 तक आप आ चुके हैं, पाकिस्तान को संभाल के रखें। आगे की तारीख आपको एक छोटे से वक्फे के बाद बताते हैं।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। जैसा कि पाकिस्तान आज़ाद छोड़ के गए थे आपके पास, और अब 1947 के बाद की तारीख आपको बताएंगे। शमशेर ही हमारे साथ मौजूद हैं। शमशेर, वेलकम बैक जी। 1947 के बाद हमारे पास पाकिस्तान बन गया 1947 में, अब हम आ गया 1948 में। ठीक है। कायदे आज़म ने बेसिकली 1 जुलाई को कराची में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इनॉग्रेशन की, उसका इफ्तिताह किया। हमारा अपना एक माशी निज़ाम होना चाहिए था। अच्छा, बच्चों में एक बहुत ज्यादा मिथ है कि जो फर्स्ट वार थी इंडिया और पाकिस्तान में, वो 1965 में शुरू हुई। हालांकि पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद ही 1948 में ही स्टार्ट हो गई थी, ओवर इशू ऑफ कश्मीर। ठीक है, ऐसा नहीं, सिर्फ आ जाए आप जी। 1949 पे एक बेसिकली इदारा है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, अक़वाम मुत्तहिदा, वो इस जंग को बेसिकली स्टॉप करवाता है। एंड देन 1950 में जो पाकिस्तान है वो अवामी जमहूरियत चीन को तस्लीम करता है। ओके, ठीक है। 1950 में, ठीक है। और 1950 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था, वो ये था कि पाकिस्तान ने अपनी पहली यूनिवर्सिटी कायम की। जबरदस्त। पाकिस्तान बनने से पहले तो कई यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, आज़म यूनिवर्सिटी, लेकिन जो पाकिस्तान ने अपनी खुद की यूनिवर्सिटी बनाई, उसका नाम था पेशावर यूनिवर्सिटी। ठीक, जो हमारा अपने का, जो कि अभी भी एक, हाँ, अभी भी एक हिस्टोरिक यूनिवर्सिटी है पेशावर यूनिवर्सिटी। 1951 में हम देखते हैं कि मरदमशुमारी, फर्स्ट सेंसस जो थी, हम कितनी आबादी थे वो बहुत ज़रूरी था कैलकुलेट करना। और इसी के साथ जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम था लियाकत अली खान, साहब, असैसिनेट कर दिया जाता है 1951 में। देन 1952 में मींस ऑफ जो कम्युनिकेशन था हमारे पास उस टाइम, वो क्या था कि रेडियो के थ्रू हम कम्युनिकेट करते थे। ठीक है। हमारे फर्स्ट कैबिनेट में 7 मिनिस्टर्स थे। ठीक है। और उनमें जो मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन थे वो सरदार अब्दुल रब मिश्तर थे। ठीक हो गया। उनके हवाले से कुछ ब्रीफिंग्स हैं। एंड देन हम देखते हैं कि और ये जहाँ तक मुझे याद है, सरदार अब्दुल रब मिश्तर साहब गवर्नर भी रहे थे। जी, गवर्नर भी रहे थे। ठीक है। ये फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर थे पंजाब के फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर थे पंजाब के। जबरदस्त, जबरदस्त। वैसे ये सेकंड में आ रहे थे, लेकिन मुस्लिम के लिहाज से फर्स्ट नंबर इनका। ठीक 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 ठीक। नेक्स्ट हमारे पास 53 में मोहम्मद अली बोगरा ने बहसियत वज़ीर आज़म हल्फ उठाया। ठीक है। एंड देन 1954 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि हुकूमत ने अबुल असर हफीज़ जलंधरी जो थे, और उन्होंने जो हमारा कौमी तराना है, आपको पता है, उसके बाद गुलाम अली चावला ने कौमी तराने को जो है मंजूर आगे किया है। बिल्कुल ऐसी है। देन जो है आपको जानते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक जगह बाद देगरे चेंज हो जाते हैं, क्योंकि 1935 के एक्ट के मुताबिक जो हमारे गवर्नर जनरल के पास सबसे ज्यादा जो पावर थी, बिल्कुल ऐसी। पाकिस्तान के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। उनके बाद जो गवर्नर्स थे वो ब्लैकमेल या कोई उनकी नहीं बनती थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो वो उनको हटा देते थे। ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की एक लंबी फहरिस्त हमारे पास है। लेकिन इसी के साथ इंटरेस्टिंग थिंग है कि PIA की फर्स्ट टिकट जो थी वो इस तरह की थी। जबरदस्त। PIA की फर्स्ट, ये फर्स्ट टिकट ऑफ PIA है। ठीक है। और ये ये हमारे पास 1955 1955 तक आप आ चुके हैं PIA की टिकट देखते हुए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बनाई गई। जबरदस्त, जबरदस्त। नेक्स्ट हमारे पास है 1956 में वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली ने 5 साल मंसूबा जो था उसको पेश किया, प्रेजेंट किया। ठीक है। एंड हुसैन शहीद सरवर्दी फिर हमारे पास यहाँ पे वज़ीर आज़म बन जाते हैं। ठीक है। एंड देन पाकिस्तान जो है ओलंपिक्स में यहाँ पे खेलों में इन होता है। पहले इन हो चुका था, लेकिन यहाँ पे बेसिकली जाकर खेलना शुरू कर देते हैं ज्यादा गेम्स के। ठीक है, ठीक है। आगे और ओलंपिक्स का तो मेरे ख्याल से आजकल सबको पता है। बिल्कुल। थैंक यू टू अरशद नदीम साहब कि हम सबको ओलंपिक्स का आज पता है। जी। उसके बाद हमारे पास 1957 में जो है यहाँ पे भी हुसैन शहीद सरवर्दी ने वज़ीर आज़म वज़ारत उज़्मा से इस्तीफा दे दिया। ठीक है जी। और सर मलिक फिरोज खान ने बतौर वज़ीर आज़म जो हल्फ उठाया। जबरदस्त। एंड देन 1958 में हमारे पास यहाँ पे डेमोक्रेसी का एंड होता है। ठीक है। या जनरल अयूब खान है पाकिस्तान की फर्स्ट डिक्टेटरशिप जो हुई थी जी, और यहाँ से शुरुआत हुई थी जो आपके मेरे हम सबको बिल्कुल नापसंद थी, डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में शुरू हुई थी। अब्दुल गफ्फार खान बाचा खान एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा काम किया। ठीक है। यहाँ पे ठीक हो गया जी। बाचा खान की भी अपनी एक तारीख है, पख्तून भाई हमारे जितने हैं वो सब यकीनन जानते हैं। बेसिकली मिंटो पार्क लाहौर में मीनार पाकिस्तान का संग बुनियाद रखा गया। ठीक है जी। यहाँ पे हमें नजर भी नजर आ रहा है। उसी में कराची में कायद-ए-आज़म के मज़ार का संग बुनियाद जो है। जबरदस्त, जबरदस्त। एक टाइमलाइन थी हमारी जो 1940 से स्टार्ट हुई, 1960 पे खत्म हुई। शमशेर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शमशेर हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने आपको, मुझे, हम सबको 1940 से लेकर 1960 तक की पूरी तारीख बताई है। और अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या फिर हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो आपके लिए मेरे ख्याल से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 1940 से 1960 के दरमियान जो अहम तारीख थी पाकिस्तान की वो कितनी ज़रूरी थी। गवर्नर जनरल्स के पास पावर्स हुआ करती थी जो अनलिमिटेड, वो पावर्स वापस लेने का क्रेडिट भी किसको जाता है, और बहुत अच्छा क्रेडिट है, ये भी आपको मुझे हम सबको पता है। और हम शुक्रगुजार हैं कि अभी हमारा पाकिस्तान जिस हालत में है कदरे बेहतर है 1940 में या 1955 में 50 में जब
गवर्नर जनरल के पास पावर्स होती थी उससे आज कदरे बेहतर है। अभी मज़ीद आगे चलते हैं, मज़ीद आगे चल के अगले सेक्शंस में क्या क्या देखने के लिए आपके मेरे पास मौजूद है वो भी आपको दिखाते हैं। अभी जी इस नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम में एक मज़ीद नई एडिशन की गई है। सरदार अब्दुल रब निश्तर की फैमिली की जानिब से कुछ चीज़ें यहाँ पर मज़ीद दी गई हैं। और सरदार अब्दुल रब निश्तर, उनको हम सब जानते हैं, पंजाब के पहले मुस्लिम गवर्नर थे। और वी आर लकी कि उनकी ग्रैंड डॉटर अभी हमारे साथ मौजूद हैं, ताहिरा निश्तर साहिबा। मैम कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा मैम, आपकी फैमिली की जानिब से कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आज एडिशन की गई है। आप मेरे जैसी नई जनरेशन या मेरे के बाद आने वाली नई जनरेशन के लिए हिस्ट्री को जानने और देखने के लिए, मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल थॉट्स वाला हूँ, मुझे हिस्ट्री पसंद है, आजकल के बच्चों को पसंद नहीं है। उसके लिए म्यूज़ियम पहले ही बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा ले चुका है कि डिजिटल कर दिया हर चीज़। आजकल के बच्चे आपके घर पे भी होंगे जो डिजिटली देखना हर चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, सिवाय इतनी लंबी डिटेल पढ़ने के। तो आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में जो मज़ीद एडिशन हुई है या हिस्ट्री म्यूज़ियम के बारे में? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी म्यूज़ियम की जो क्यूरेटर्स हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिन्होंने हमें दावत दी यहाँ पर आने की भी, और सरदार अब्दुल रब निश्तर पर ये एग्ज़िबिट लॉन्च करने का, और ऐसे दिन पे 14 अगस्त पे जो कि सारे पाकिस्तान के लिए, हम सब पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत खुशी का दिन है। ठीक है, इसको मनाने के लिए, ज़बरदस्त, ये खुशी मनाने के लिए जो ये एग्ज़िबिशन लॉन्च की गई है, तो इसका बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि एज अ फैमिली मैं ये कहना चाहूँगी जी कि हम पेशावर को बिलोंग करते हैं, और मेरे दादा की जो वहीं पे पैदाइश हुई, वहीं पे पढ़ाई की, फिर अलीगढ़ गए, और उनका सब चीज़ यहाँ पे उन्होंने बड़ी खूबसूरती से रिकॉर्ड किया है। उनकी जो लाइफ स्टोरी है, उनकी जो पॉलिटिकल जर्नी है, उसको रिकॉर्ड किया है। म्यूज़ियम देखकर मुझे बेइंतहा खुशी हुई है, क्योंकि डिजिटल म्यूज़ियम पाकिस्तान में और लाहौर में देखकर, जहाँ पर के सरदार अब्दुल रब निश्तर यहाँ के पहले मुस्लिम गवर्नर थे, तो उसकी तो बात ही कुछ और है। बेशक, बिल्कुल ऐसी है। इस किस्म की चीज़ हमारे सब लीडर्स का यहाँ पे जिस किस्म की नुमाइश की गई है, और आजकल के जो बच्चे हैं उनके लिए तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि डिजिटल दौर है, किताबों पढ़ने का वो रिवायत ही ख़त्म होती जा रही है, और उसको कन्वर्ट किया गया है एक टच बटन, टच स्क्रीन में उसको कन्वर्ट किया गया है बच्चों के लिए, यंगर जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। इन सब की पाकिस्तान की पैदाइश के दिन, पाकिस्तान की पैदाइश की याद, और जो हमारे लीडर्स उसमें उनकी जो सैक्रिफाइसेस थी, जो इसमें सब शामिल थे, हमें ये मुल्क देने के लिए जो बिल्कुल ऐसे ही की है, तो इट्स रियली एक्चुअली ये उस जद्दोजहद की निशानियाँ हमारा म्यूज़ियम हमारे पास रख रहा है। और जो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी इस म्यूज़ियम की कि सिर्फ पॉलिटिकल या लीडर्स को नहीं उन्होंने वो किया, उन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री को भी टच किया है, उन्होंने अपनी हर चीज़ जो हमारे जो भी हिस्ट्री से एसोसिएटेड थी, जो हिस्ट्री के साथ सब चीज़ों को, जो स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएशन है, सब चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर एनकम्पस किया है। ज़बरदस्त। और ये तो बहुत ही माशाल्लाह वेरी इम्प्रेसिव, आई मस्ट से, वेरी कमेंडेबल एंड रियली हार्टनिंग। अच्छा, एक छोटा सा मैसेज भी हमारी यूथ को, जनरेशन को, जो आप देना चाहें इंडिपेंडेंस डे के हवाले से? इंडिपेंडेंस डे के हवाले से जी, तो यूथ और जनरेशन, तो जो हमारी आगे की जनरेशन और जो अभी की यूथ है, उसके लिए मेरा मैसेज ये है कि अगर उनको अपनी हिस्ट्री के साथ लगाव होगा, तो अपने मुल्क के साथ भी लगाव होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर अपनी जो हमारी पहचान जो है वो हमारी हिस्ट्री में है, अगर हम अपनी हिस्ट्री से अपने आप को डिस्कनेक्ट करें, और हम जो आजकल की दुनिया, जो डिजिटल वर्ल्ड है, उसके अच्छे पहलू भी हैं, उसके नेगेटिव पहलू भी, अगर उसमें हम अपने आप को हम गुम हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। We will be a lost nation। तो हमारी आइडेंटिटी जो है, मेरे यूथ के लिए और आगे की जनरेशन जो, उनके लिए ये मैसेज है कि हमारी आइडेंटिटी हमारी हिस्ट्री में है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारी पहचान जो है हिस्ट्री।
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू जी। और पाकिस्तान की हिस्ट्री तो वैसे ही बहुत एंटरटेनिंग है जी, आपको बोर कहीं पे भी नहीं होने देती है, टिल डेट बहुत एंटरटेनिंग है। और पहले की आप जाने या आज की आप जाने, हिस्ट्री के साथ इन टच रहेंगे जैसा कि मैम ने कहा है, तो ही आप एक नेशन बन के रहेंगे। ऐसे तो आधे हम पहले ही गुमराह हो चुके हैं, बाकी भी गुमराह हो जाएंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। और जैसे ही आप इस सेक्शन से, हिस्ट्री सेक्शन से आगे आते हैं, तो आगे आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है थोड़ी सी। यहाँ पे इसकी ब्रीफिंग भी है। हॉल नंबर 3, इसमें वाघा स्टेशन है, महाजिर, हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान के शहरी, मुसल्लह अफवाज और अक्से माजी। और साथ ही थोड़ा सा आगे आते हैं तो ये एक ऐसा अगर दिखा सकें तो ट्रेन हमारे पास मौजूद है। और इस ट्रेन के अंदर, ये ट्रेन के बॉक्स का, इसका बोगी का मकसद क्या है, इसके अंदर क्या बिठा के दिखाया जाता है जी, वो आपको अभी हम बताते हैं। वो बताने के लिए हमारे पास गाइड मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सुफियान ठीक है, आप खैरियत से हैं? सुफियान ये क्या है जी बेसिकली? जी, इस ट्रेन के अंदर हम लोग बेसिकली एक वीडियो दिखाते हैं वर्चुअल रियलिटी के जरिए, किस तरह से लोग 1947 में ट्रेन का सफ़र करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे। ठीक है जी। इसमें ये होता है कि जब आप बैठ के देखते हो, आपको बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि आप भी उन्हीं लोगों की तरह उसी ट्रेन में बैठे, उन्हीं जंगलों, उन्हीं पहाड़ों से, उसी रास्ते से होते हुए आप पाकिस्तान की जानिब सफ़र कर रहे हो। ज़बरदस्त। जो वाक़या, जो कुछ भी हो रहा हो, सब कुछ आपकी आंखों के सामने होता है। और ये वो VR वीडियो है जिसका आपको शुरू में इंफॉर्मेशन डेस्क के बारे में बताया गया था। अंदर चल के देखते हैं जी, अंदर चल के क्या मौजूद है वो भी आपको दिखाते हैं। और ये जैसे ही ट्रेन के बॉक्स के अंदर आते हैं, इस बोगी के अंदर आते हैं जी, तो यहाँ पे ये चेयर्स मौजूद हैं, सीट्स मौजूद हैं। और इन सीट्स पे ये VR ग्लासेस भी मौजूद हैं जी। ये VR ग्लासेस आप लगाएंगे, हेडफोन्स आप पहनेंगे, और उसके बाद आपको प्रॉपर एक 4D फील दी जाएगी कि वो ट्रेन जो आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान में चली थी, जिसमें बहुत सी कुर्बानियाँ हमारे दोनों तरफ के भाइयों ने भी दी थी, हमारे शहरियों ने दी थी, वो सारी कुर्बानियाँ बेसिकली यहाँ दिखाई जाती हैं। मैंने ठीक बताया? बिल्कुल राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि आप भी उसी सफ़र में बिल्कुल जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ आपकी आंखों में। वो चीखो पुकार, वो अच्छा, ये चूँकि इसके अंदर जो आपको वीडियो दिखाई जाती है उसके अंदर कत्ल व गारत भी मौजूद है उसी तरह की जैसी वहाँ हुई थी, तो ये बच्चों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। और जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन डेस्क पे बताया गया था कि 14 साल से कम उम्र बच्चों को इसके अंदर नहीं बैठाया जाता, अलाउ नहीं किया जाता। और जिनके दिल कमज़ोर हैं या हार्ट का मसला है, कुछ भी जो इस तरह की चीज़ें नहीं देख सकते, बिल्कुल उनको हम बिल्कुल नहीं इस चीज़ से। ठीक है जी। और ये भी आप अगर देखना चाहें तो ज़रूर देखें, हम भी अभी देखेंगे। इससे पहले, ये देखने से पहले आपको आगे का मज़ीद विजिट करवाते हैं कि आगे हिस्ट्री जानने के लिए, आपको हिस्ट्री दिखाने के लिए, हमारे हिस्ट्री देखने के लिए क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। और थोड़ा सा आगे जी आते हैं तो आपको ये रिफ्यूजी कैंप देखने को मिलता है। और इसके बारे में, ये रिफ्यूजी कैंप है जी बेसिकली, और इसके बारे में गाइड करने के लिए सजावल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सजावल, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा सजावल, ये क्या है जी बेसिकली, हमें बताइएगा थोड़ा सा। बेसिकली आपने पीछे देखा होगा कि हमारे ट्रेन का एक नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो पार्टीशन में ट्रेन यूज हुई थी, उसके बाद जब लोग ट्रेन का सफ़र करके मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए यहाँ पाकिस्तान पहुँचे, कुछ लोग गाड़ियों पे, कुछ बैलगाड़ी पे, कुछ ट्रेन पे, कुछ हवाई जहाज़ पे, तो हमारे बॉर्डर एरिया के करीब लाहौर, कसूर, कराची और ढाका सिटी के अंदर मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान में खैमे लगाए गए महाजरीन के लिए। ठीक है जी। और पार्टी, और ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन कैंपों को। ठीक है। और ये एक फैमिली के लिए एक कैंप होता था। और कुछ लोगों के पास ये कैंप्स भी नहीं थे, तो आप सामने पिक्चर्स में देख सकते हैं कि खुले आसमान तले वो नीचे बैठे हुए। तो अगस्त का महीना था और मानसून के बरसात के महीने में आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किलात, हब्स और उस वक्त डायरिया की वबा भी फैल गई थी, तो बहुत से लोगों की डेथ हो गई, बच्चों की। और यहाँ पे दिखाया गया कि महाजरीन के लिए बहुत मुश्किलात का तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि 70 लाख से ज़्यादा लोग इंडिया से पाकिस्तान मूव करके आए और 2 लाख पीपल डाई ड्यूरिंग माइग्रेशन, यानी 2 लाख से ज़्यादा लोग रास्ते में मर गए हिजरत। ये वो कुर्बानियाँ हैं जी जिनके बारे में जिक्र किया जाता है, इस आज़ाद मुल्क को हासिल करने के लिए हमने दी हैं। ये वो कुर्बानियाँ हैं, वो 2 लाख लोग सिर्फ नहीं मरे, उन 2 लाख लोगों की पूरी नस्ल ख़त्म हुई है, उन 2 लाख लोगों के आने वाले पूरी फैमिलीज तबाह हुई हैं जी। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जी। सजावल सॉरी। इसके बाद हमारी मिलिट्री ने और पूरे इधर आप उन लोगों की कहानियाँ भी सुन सकते हैं कि कितनी मुश्किलात के बाद
जो है वो हमारा यहाँ शुरुआत में पाकिस्तानी हालात थे और पूरे शहर के अंदर किस तरह खाना पकता था, किस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो यहाँ पे आप हेडफोन्स लगा के डिजिटली इंटरेक्ट भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और ये इस फ्रेम में आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये मेरे पीछे भी पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। थोड़ा सा इस तरफ आते हैं तो पिक्चर्स दिखाई देते हैं। अच्छा, आप लोग जो भी किसी का किसी देही इलाके से अगर ताल्लुक है या कभी गए होगा तो इस हैंड पंप का आपको पता होगा। ये हैंड पंप क्या होता था, किस मकसद से यूज़ होता था, ये भी एक पुरानी सी चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। आजकल के हमारे जो मम्मी डैडी से लाहौरी हैं मेरे जैसे, उन बेचारों को नहीं पता होता। मैं तो खैर एक देसी सा बंदा हूँ जी, मुझे तो पता है। आप लोगों को बताने के लिए मैं हाजिर हूँ। ये वो टेंट है, इसके अंदर ये लकड़ी का चूल्हा, उसकी हांडी ऊपर मौजूद है, हंडिया मिट्टी की जो होती थी जी, ये चारपाई मौजूद है। और ये अभी तो इसके अंदर बल्ब चल रहा है, लेकिन ये लालटेन हुआ करती थी जिससे तब रोशनी की जाती थी। और ये एक कैंप, जैसा कि सजावल ने बताया, इसके अंदर एक फैमिली रहा करती थी। लेकिन जब हमारे मुसलमान भाइयों ने देखा कि वहाँ से महाजरीन बहुत आए हैं और उन महाजरीन के पास रहने की जगह नहीं है, तो उन महाजरीन को एक एक फैमिली ने दो दो तीन तीन फैमिलीज को भी अपने पास रखा था, उनको भी रिहाइश दी थी। ये वो मिलजुल के रहने का जो सबक हमें आज दिया जाता है, तब प्रैक्टिकल करके लोगों ने दिखाया था। उसके अलावा ये सारी तस्वीर आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं, ऑडियो के साथ आप सुन भी सकते हैं वो कहानियाँ, क्या क्या तब लोगों पे गुजरी थी, किन किन मराहल से, मुश्किल मराहल से लोग होके गुजरे थे, ये सारा कुछ यहाँ पे दिखाई देता है, सुनाई देता है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, छोटे से वक्फे के बाद मजीद आगे क्या तारीख हमारे पास मौजूद है देखने के लिए, वो भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। और यहाँ पे चूँकि जैसा आपको पहले बताया, किड्स सेक्शन भी बनाया गया है और उस किड्स सेक्शन के लिए छोटे छोटे बच्चे जो आज इंडिपेंडेंस डे पे बाहर निकलते हैं, जाहिर है एक मेच्योरिटी में आके इंडिपेंडेंस डे का मकसद कुछ और हो जाता है। चूँकि आपको यूजुअल रूटीन से एक छुट्टी मिलती है, वो छुट्टी अब घर बैठ के सुकून में गुजारना पसंद करते हैं। लेकिन छोटे बच्चे जिस घर में हो, ना तो वो घर बैठ सकते हैं सुकून से और ना ही वो सुकून से छुट्टी गुजार सकते हैं, तो वो इसी तरह बाहर निकलते हैं। हमारे साथ बहुत ही प्यारे से बच्चे दो मौजूद हैं। बेटा क्या नाम है आपका? कुरतुलैन। कुरतुलैन, इतना प्यारा नाम, इतना प्यारा नाम। अच्छा मुझे बताएं आज क्या है? 14 अगस्त। 14 अगस्त को क्या हुआ था? पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान क्या है भला? एक मुल्क। एक मुल्क, हमारा मुल्क, कुरतुलैन का, उस्मान का, हम सबका मुल्क है ना, सबका मुल्क। बाबा का भी है? अच्छा बाबा का भी है। आपका क्या नाम है बेटा? आमना। आमना। आमना किधर से आई हो? हम बुटिया चौक से। घर से? घर से आए हैं, चलो घर कर देते हैं ना, आसान कर देते हैं। और आज क्या है? 14 अगस्त। 14 अगस्त को क्या हुआ था? पाकिस्तान बना था। ये कुरतुलैन ने कहाँ पे पेंट करवाया? ये हाथ पे? आपने भी कहीं करवाया ऐसा पेंट? ये हुआ तो है यहाँ का है। हाँ, यहाँ पे तो दिखाएं जरा, कैमरा पे दिखाएं कि मैंने ये करवाया है। ये क्या लिखा हुआ है? जश्न आज़ादी मुबारक। और उस तरफ को और घूमें, थोड़ा सा उधर करें चेहरा, हाँ ऐसे दिखाएं, जश्न आज़ादी मुबारक। किसको आज़ादी मुबारक है? कहीं सबको, पूरे पाकिस्तानियों को, जो लोग पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उन सबको जश्न आज़ादी मुबारक। कहीं ऐसे दोनों मिल के कहें अच्छा आज़ादी मुबारक कहते हैं बस। आज़ादी मुबारक। आज़ादी मुबारक। चलें ठीक है बेटा, जाएं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी आप? खैरियत से हैं? ठीक है। आपकी बेटी है जी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, खैरियत से बच्चों को आज बाहर लेके निकले हुए हैं? सर जी, इनको पता चले कि पाकिस्तान कैसे बना था, ये दिखाने के लिए लेके आए हैं कि पाकिस्तान में क्या है, एक्टिविटी क्या है, सारा कुछ हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? कौन बताएगा? जो असल हकीकत है सर वो ये है कि आज की हमारी जनरेशन को, यूथ को, इनफैक्ट आपकी मेरी एज के लोगों को भी, हम सबको ये जानने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान कैसे बना था, हमने कुर्बानियाँ कितनी दी थी, जो हम पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। नंबर 1 पे वो जो पाकिस्तान में रहते हुए मुहिब्बुल वतनी जिनकी कम होती जा रही है। नंबर 2 वो बहुत कम हो गई, बहुत कम हो गई है। उनको दिखाने बताने के लिए मेरे ख्याल से ये जो नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम वालों ने इनिशिएटिव लिया ना सर, बहुत मेरी तरफ से ग्रैंड सैल्यूट है सर, मेरी तरफ से भी। और इनको थोड़ा सा ये भी बताना चाहिए कि पाकिस्तान की पहली सुबह कैसे थी। यहाँ पे एक सेक्शन था जो अब नहीं नजर आ रहा जी जी, कि पाकिस्तान में वहाँ से हम चले थे, जो हमारे बुजुर्ग हैं वहाँ से चले थे, जिंदा थे, जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो लाशें थी। वो सेक्शन अभी भी मौजूद है मेरे ख्याल से। आप वो VR वाली ट्रेन की बात करें, ट्रेन का बॉक्स, बिल्कुल मैं वो इसको दिखाना चाह रहा था मगर वो यहाँ पे मुझे नजर नहीं आया। वो भी मौजूद है। ये ताबिश साहब अभी आपको बताएंगे वो कहाँ पे है, वो भी मौजूद है। और वाकईतन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब वहाँ से हमारे आबाओ अजदाद चले थे तो वो जिंदा थे, और यहाँ आने तक कितने लोग हैं जिनकी नस्ल खत्म हो गई है, खानदान खत्म, मगर उन्होंने किस लिए कुर्बानी दी? सिर्फ हमारे लिए कि हम सुकून में रह सकें। ऐसे ही है, मगर बताना चाहिए
ऐसे हमारे आजकल की जो यूथ है, जो बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि ये क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और पाकिस्तान में एक सेक्शन होता था हमारी एज में कि मुताले पाकिस्तान ख़त्म कर दिया, पाकिस्तान की हिस्ट्री को ख़त्म करना चाह रहे हैं, और यही जो है। और एक और चीज़ सर, हमारे जो आजकल के बच्चे हैं ये हिस्ट्री जैसे टॉपिक्स और मुताले पाकिस्तान जैसे टॉपिक्स से वैसे ही दूर भागते हैं। यहाँ पे उनको आसान कर दिया गया डिजिटल करके, डिजिटली देखें, वीडियो देख के सुकून करें जी, मज़े से याद रखें। इसको मैंने सिर्फ रात को कहा कि मनारे पाकिस्तान जाना है, फिर सुबह 4 बजे उठी है, उठने के बाद इसने देखा कि अभी टाइम है, फिर सो गई है, और सुबह उठते ही इसने मुझे कहा कि मुझे लेके चलो। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है बेटा। और जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी सर, इसको एक दफ़ा दोबारा लेके आइएगा, जब मैच्योर हो जाएगी, जब ये अपनी सेंसेस में होगी, समझ सकेगी सारा। इसको अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री ज़रूर बता रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता, कि पाकिस्तान कैसे मिला था और हमने क्या कुर्बानियाँ दी, और ये बताना चाहिए। ज़बरदस्त सर, बहुत मज़ा आया जी आपसे मिल के, और ये जान के बहुत मज़ा आया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। और ये सब शहरियों के लिए मैसेज है जी, ऐसे हमारे भाई, इनके जैसे बहुत शहरी आज मौजूद होंगे यहाँ पे, जो जिनके बच्चे शायद हिस्ट्री से दूर हो गए होंगे। जैसा कि ताहिरा साहिबा ने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आज की हमारी जो यूथ है वो खो जाएगी, वो गुम हो जाएगी अगर उनको हमारी तारीख ही नहीं पता होगी, अगर उनको पता नहीं होगा कि पाकिस्तान का मकसद क्या था, पाकिस्तान बना कैसे था, पाकिस्तान आज़ाद कैसे हुआ था, और उसके लिए जितनी कुर्बानियाँ हमने दी हैं वो कुर्बानियों का मकसद क्या था, उन कुर्बानियों की निशानियाँ आपको देखने के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उन कुर्बानियों की निशानियां मौजूद हैं इस नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में, अगर आप देखना चाहते हैं तो। खैर, हमारे पास वक्त खत्म हो गया जी, और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आप सबका आज़ादी का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। पाक सरज़मीन शादबाद, किश्वर हसीन शादबाद। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।